हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें सबसे पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन हमें सोसाइटी में हर जगह देखने को मिलता है। आजकल तो काफी बदलाव देखने को मिलता है, पर फिर भी हमारी सोसाइटी का मानना है कि विमेन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर को संभालना और बच्चे बड़े करना ही है। काफी सारी फैमिलीज में हमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। विमेन घर के अंदर का पूरा काम संभाल लेती है, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा। एंड मैन पूरा बाहर का काम करते हैं, जैसे पैसे कमाना। पर ऐसा नहीं है कि मैन घर का काम नहीं कर सकते। इफ दे आर पेड फॉर दिस जॉब्स देन दे आर रेडी टू डू दिस वर्क। जैसे टेलर्स या होटल में कुक्स आर मोस्टली मैन। अगर देखा जाए तो विमेन भी बाहर का काम तो करती ही है, जैसे कुएं से पानी भरना, चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना एज अ डोमेस्टिक हेल्पर, ऑफिस में काम करना वगैरह। एक्चुअली अगर देखा जाए तो काफी सारे विमेन ऐसे पेड वर्क के साथ साथ घर के काम भी करती ही है, बट उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है एंड रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो विमेन घर भी संभालती है और ऑफिस भी, बट द रोल इन पब्लिक लाइफ जैसे कि पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलता है। पहले के टाइम में ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ पब्लिक अफेयर्स, वोटिंग या फिर ऑफिस में भी, बट धीरे धीरे जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में विमेन आवाज उठाने लगी फॉर इक्वल राइट्स। हिस्ट्री के चैप्टर में हमने देखा कि पहले के टाइम में विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट ऑल्सो, सो नाउ दे एजिटेटेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू देम। इन एजिटेशंस के थ्रू विमेन डिमांड करने लगी अपना पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। एजुकेशन में एंड करियर में उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज मिले, इसके लिए दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ये विमेन अपनी फैमिली एंड पर्सनल लाइफ में भी इक्वालिटी की डिमांड करने लगी एंड दिस मूवमेंट्स वर कॉल्ड फेमिनिस्ट। इस तरह के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से विमेन को पब्लिक लाइफ में थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगी। कोई कोई कंट्रीज में इनका रोल एंड कंट्रीब्यूशन काफी हाई है, जबकि काफी सारी कंट्रीज में पहले जो जॉब या काम विमेन के लिए सूटेबल नहीं माना जा रहा था, आजकल वहाँ पर भी हमें विमेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई देती है, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एक्सेट्रा। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज भी विमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन। हमारी सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहलाती है, जिसे हम पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। हमारे यहाँ विमेन को आज भी काफी सारे डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड ऑपरेशंस फेस करने पड़ते हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो सिर्फ 56% फीमेल आर लिटरेट कंपेयर टू 76% मेल। उसी तरह से बहुत कम लड़कियों को हायर स्टडीज का मौका मिलता है। अगर लड़कियां पढ़ने में अच्छी हो तो भी उन्हें आगे पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती, ये कहकर कि हम लोग भाई की पढ़ाई ही अफोर्ड कर सकते हैं, तू लड़की है और तुझे घर के कामकाज सीखने हैं। इसी वजह से हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स में हमें विमेन का प्रपोर्शन काफी कम दिखता है। अगर देखा जाए तो मेल से फीमेल्स ज्यादा काम करती है, बट उसके काम की कोई कदर नहीं होती एंड दे आर नॉट पेड अकॉर्डिंग टू द वर्क। काफी सारे फील्ड्स में जैसे स्पोर्ट्स, सिनेमा, फैक्ट्रीज, फील्ड्स, सभी जगहों पर विमेन आर पेड लेस कंपेयर टू मेन। इसको ठीक करने के लिए 1976 में द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट पास किया गया, सो दैट इक्वल काम का इक्वल पेमेंट दिया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। हमारे कंट्री में काफी सारी जगहों पर आज भी पेरेंट्स मेल चाइल्ड प्रेफर करते हैं। ये लोग गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट भी कर देते हैं एंड इसी की वजह से हमें सेक्स रेशियो में डिक्लाइन देखने को मिलता है। इट हैज कम डाउन टू मेयरली 914 एंड कोई कोई जगहों पर तो ये 800 से भी नीचे जा चुका है। हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन के केसेस आए दिन हमें न्यूज में देखने को मिलते ही है। अर्बन एरियाज तो विमेन के लिए अनसेफ है ही, बट काफी सारे जगहों पर विमेन अपने घरों में भी अनसेफ है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। इस तरह का वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन तो विमेन के साथ होता ही है, पर फिर भी विमेन रिलेटेड इश्यूज को प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया गया एंड इसकी वजह से काफी जगह पर विमेन्स मूवमेंट शुरू किए गए, क्योंकि जब तक विमेन पावर को अपने कंट्रोल में नहीं लेगी नोबडी विल टेक इट सीरियसली। इसका एक आसान एंड पक्का रास्ता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिले। इंडिया में लेजिस्लेचर
में भी विमेन का प्रपोर्शन काफी कम है। ग्राफ के अकॉर्डिंग इंडिया बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस में आता है। अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया तो काफी पीछे है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि इलेक्टेड बॉडीज में विमेन का प्रपोर्शन रिजर्व कर देना। यही तो हमने पंचायती राज में किया है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। इस हिसाब से अब हमारे पास अर्बन एंड रूरल बॉडीज में मोर देन 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है। विमेन एक्टिविस्ट यही 1/3 सीट की डिमांड अब लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में भी कर रही है। इस प्रपोजल को लेकर इन्होंने एक बिल भी प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, बट नाउ मोर देन अ डेकेड हैज पास्ड, बिल हैज नॉट बीन पास्ड। तो क्या एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स में होना चाहिए? तो यस, ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। जब इस तरह का जेंडर डिवीजन का इश्यू उठाया गया तभी तो आज हमें विमेन का एम्पावरमेंट देखने को मिलता है। कहाँ पहले विमेन वर नॉट अलाउड टू वोट और आज 10 लाख से भी ज्यादा इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास है। तो इट इज ऑल बिकॉज कि जेंडर डिवीजन के इश्यू को इतना उठाया गया कि इट हैज बीन एडवांटेजेस फॉर द विमेन इन पॉलिटिक्स। अब हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं। अगर हम नॉर्दर्न आइलैंड की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन। फिर भी किस तरह से लोग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बट अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में बार बार घसीटा जाता है। आइए अब हम इंडिया के रिलीजियस फैक्टर को पॉलिटिक्स के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। फर्स्ट इज, गांधी जी यूज्ड टू से कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ऐसा कहकर वे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहे थे। वे कहना चाहते थे कि हर एक रिलीजन अपने मॉरल वैल्यूज को, अपने एथिक्स को पकड़ के रखे। कोई भी रिलीजन मारपीट करना तो नहीं सिखाता, राइट? सभी रिलीजन यही सिखाता है कि आपस में प्रेम रखो, भाईचारा रखो। तो अगर डिफरेंट रिलीजन के पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने रिलीजन के मॉरल वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उनके एथिक्स को, अपने अपने रिलीजन के प्रिंसिपल्स को पॉलिटिक्स में लेकर जाएंगे तो कोई रिलीजियस इश्यू ही नहीं होगा। तो गांधी जी का आइडिया, उनका व्यू एकदम क्लियर था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को लेकर। बट कोई कोई लोगों ने गांधी जी की बातों को तोड़ मोड़ कर अपने हिसाब से फिट बिठा दी कि गांधी जी कहते थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाकर डिफरेंशिएट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हमारे कंट्री के ह्यूमन राइट्स ग्रुप ये आर्ग्यू करती है कि हमारे कंट्री में जब भी कम्युनल राइट्स होती है तो इसमें सबसे ज्यादा रिलीजियस माइनॉरिटीज सफर करती है। तो वे डिमांड कर रहे थे कि इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट शुड टेक सम स्पेशल स्टेप्स। तो इस तरह से जेंडर डिवीजन की तरह रिलीजियस डिफरेंसेस ना हो, माइनॉरिटीज को भी मौका मिले, उन्हें भी इक्वालिटी मिले। इसलिए पॉलिटिक्स में रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया जाए तो उनको भी फायदा होगा। थर्ड पॉइंट इज कि विमेन्स मूवमेंट ने आर्ग्यू किया कि सभी रिलीजन के फैमिली लॉज विमेन को डिस्क्रिमिनेट करती है। उन्होंने डिमांड की है कि उनको भी उनका हक मिले एंड गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिससे उन्हें इक्वालिटी मिले। एंड हाँ, गवर्नमेंट ने कोशिश भी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन कंपलसरी कर दिया अप टू प्राइमरी फॉर ऑल जेंडर। पहले के टाइम में जो भी इनहेरिटेड एसेट्स होते थे वे सिर्फ लड़कों को ही मिलते थे, बट अब लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स की वसीयत में लीगली हिस्सा मिलता है। तो इस तरह से जो भी रिलीजन का लीडर पॉलिटिक्स में आएगा तो वो अपने रिलीजन के लिए कुछ तो फायदेमंद काम करेगा ही। सो ये सब हमें ये बताता है कि किस तरह से रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इंटरकनेक्टेड है। एंड ये कोई गलत बात भी नहीं है। डिफरेंट रिलीजन के अच्छे आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज को लेकर अगर हम एक अच्छा पॉलिटिकल फ्यूचर बनाते हैं तो इट इज गुड। एक रिलीजियस कम्युनिटी का पॉलिटिकल मेंबर अपनी नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकता है। बट हाँ, जिनके भी पास पॉलिटिकल पावर है उन्होंने कभी कभार रिलीजियस प्रैक्टिस को कंट्रोल भी करते रहना चाहिए, सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। कभी कभी तो लाठी दिखानी ही पड़ती है। बिना भेदभाव के अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्ट हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है तब तक एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी भी रिलीजन को नेशन का बेस माना जाए कि रिलीजन है तो देश है। एंड दिस प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट जब रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया जाए, जब एक रिलीजन के लोग, उसके फॉलोअर्स आमने सामने आ जाए। अब ऐसा तब होता है जब एक रिलीजन के बिलीफ्स को दूसरे रिलीजन के बिलीफ्स से सुपीरियर माना जाए, जब एक रिलीजियस ग्रुप की डिमांड मानी जाए एंड दूसरे की नहीं, या फिर स्टेट पावर का इस्तेमाल किया जाए एक रिलीजियस ग्रुप का डोमिनेंस प्रूव करने के लिए। सो इस तरह से जब रिलीजन को प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर द अदर रिलीजन, इसे हम कम्युनल
पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स इसी आइडिया पर बेस्ड होता है कि रिलीजन ही एक सोशल कम्युनिटी का प्रिंसिपल बेस है, यानी कि सोसाइटी में बनी कम्युनिटीज के लिए रिलीजन ही उसका मेन बेस है। कम्युनलिज्म को जो फॉलो करते हैं उनका थिंकिंग कुछ इस प्रकार का होता है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी ओनली। उस कम्युनिटी में डिफरेंसेस या मतभेद होना तो सवाल ही नहीं है। इट इज कंसिडर्ड एज इररिलेवेंट फॉर कम्युनिटी लाइफ। पूरी कम्युनिटी ने सपोज कुछ फैसला लिया है एंड अगर एक दो चार लोग उस फैसले को अपोज करते भी है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दे हैव टू फॉलो व्हाटएवर इज डिसाइडेड बाय द कम्युनिटी। थर्ड इज कि डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स एक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकते। सपोज एक मैथ्स टीचर एसएसटी सब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता एंड एक एसएसटी टीचर मैथ सब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, राइट? सेम इज द केस विथ रिलीजन। अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स एक कम्युनिटी को कैसे बिलोंग कर सकते हैं? उनके लिए तो ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक होगा ना। फोर्थ इज कि अगर डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स में कुछ भी कॉमन है, जैसे कोई रिवाज या कोई रस्म, फिर चाहे उसे दोनों रिलीजन वाले लोग मानते हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। दे विल डू एज देयर कम्युनिटी डिमांड्स। फिफ्थ इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म ऐसा बिलीव करता है कि एक नेशन में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को कभी भी इक्वल सिटीजन का दर्जा नहीं मिलता। या तो एक रिलीजन दूसरे पे डोमिनेट करेगा या फिर दोनों सेपरेट नेशन फॉर्म करेंगे। फाइनली ऐसा माना गया कि फंडामेंटली ऐसी सोच गलत है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि किसी भी एक रिलीजन के लोगों की हर एक इच्छा एंड आइडियाज, उनके मुद्दे एक जैसे ही हो। सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, उनकी पोजीशन, उनकी आइडेंटिटीज, सब कुछ अलग होता है। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि किसी भी एक धर्म के लोगों की एक जैसी ही सोच हो। हर एक कम्युनिटी में हर एक को कुछ न कुछ कहना होता है। उनकी आवाज को हम दबा नहीं सकते, फिर चाहे उनके व्यूज एंड आइडियाज पूरे कम्युनिटी से अलग हो, बट दे ऑल्सो हैव द राइट टू बी हर्ड। एंड इसीलिए अगर ये कोशिश भी की जाए कि किसी भी एक धर्म के फॉलोअर्स को किसी एक कॉन्टेक्स्ट में या किसी एक मुद्दे पर एक साथ लेकर आया जाए तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जो आवाजें है वो कहीं दब जाएगी। अब देखते हैं कि पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है। रोज की हमारी रूटीन लाइफ में हमारे जो भी बिलीव्स है रिलीजन को लेकर, वो कम्युनलिज्म का एक प्रतीक है। कौन कौन से हमारे ये बिलीव्स है? तो हमारे रिलीजन को लेकर हमारे प्रेजुडाइजेस, हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज के स्टीरियोटाइप्स जो एकदम अड़िग होते हैं। दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स। थर्ड इज हमारी सोच कि मेरा रिलीजन दूसरे के रिलीजन से सुपीरियर है। ये इतना कॉमन है कि ये सब हम करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कम्युनल है। सेकेंड पॉइंट इज कि एक कम्युनल माइंड हमेशा ये कोशिश करेगा कि अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को पॉलिटिकल डोमिनेंस मिले। जो मेजोरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो अपनी ही कम्युनिटी को वोट देंगे एंड उनका ही डोमिनेंस रहेगा पॉलिटिक्स में। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वे चाहेंगे कि उन्हें एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट मिले, हमें भी डोमिनेट करने का मौका मिले। थर्ड पॉइंट इज कि धर्म के आधार पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को भी कम्युनलिज्म में यूज होने वाला एक फॉर्म माना गया है। इसमें रिलीजियस लीडर्स सेक्रेड सिंबल्स का यूज करके अपनी कम्युनिटी के फॉलोअर्स को इमोशनली अपील करके, डरा के या कुछ भी करके वे अपने रिलीजन के लोगों को एकजुट होकर उन्हें पॉलिटिक्स में सपोर्ट करने को कहते हैं। इसमें वोटर्स के इंटरेस्ट या इमोशंस पर, उनकी धार्मिक भावनाओं पर अटैक करके उनसे ये अपील की जाती है कि हमारे रिलीजन के लोगों को वोट दिए जाए, ना कि दूसरे रिलीजन के लोगों को। फोर्थ पॉइंट इज कि कभी कभी कम्युनलिज्म कम्युनल वायलेंस का एंड राइट्स का एक अगली फॉर्म ले लेता है। जैसे पार्टीशन के टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एंड इंडिपेंडेंस के बाद भी वी हैव सीन कम्युनल वायलेंस ऑन अ लार्ज स्केल। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कम्युनलिज्म हमेशा से ही एक मेजर चैलेंज ही रहा है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को ये बात पता भी थी एंड दैट्स व्हाई उन्होंने सेक्युलर स्टेट का मॉडल हमारे सामने रखा। एंड इसके हिसाब से इंडियन स्टेट में द विल नॉट बी एनी ऑफिशियल रिलीजन। सब धर्म एक है, किसी एक धर्म को ज्यादा या कम इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में बुद्धिज्म को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, पाकिस्तान में इस्लाम को एंड इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी रिलीजन को वो स्पेशल स्टेटस नहीं देता। वी बिलीव इन कि सब धर्म एक समान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन दिया गया है कि हर एक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस।
कॉम्प्रोमाइज। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के नाम पर भेदभाव को भी प्रोहिबिट किया गया है कि भाई हमारे रिलीजन के लोगों को आगे बढ़ाओ एंड दूसरे रिलीजन को नहीं। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया। बट एट द सेम टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये पावर दिया है कि वे रिलीजन के मैटर में इंटरफियर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि रिलीजियस कम्युनिटीज में इक्वालिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। सेक्युलरिज्म कुछ लोगों की या कुछ पार्टीज की आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये आइडियोलॉजी हमारे कंट्री का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। इसका मतलब है कि कम्युनलिज्म इज नॉट अ थ्रेट टू सम पीपल या टू सम कम्युनिटी इन इंडिया, बट कम्युनलिज्म तो इंडिया की पहचान को ही खतरा है, इसके अस्तित्व को ही खतरा है एंड इसीलिए कम्युनलिज्म को फेस करके उससे लड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें दूसरे के धर्म को मान देना चाहिए, लेकिन हमें अपना धर्म और अपनी पहचान को भी तो नहीं छोड़ना चाहिए। कम्युनलिज्म के नाम पर किसी भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलना चाहिए। एज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो किसी भी एक धर्म को ज्यादा एंड दूसरे धर्म को कम इम्पोर्टेंस नहीं मिलना चाहिए। धर्म को लेकर प्रेजुडाइजेस एंड प्रोपेगेंडा को भी रोकना चाहिए। धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स करने वालों को रोकना चाहिए। जब सब धर्म समान है तो कानून सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अब हम थर्ड टॉपिक देखते हैं, विच इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसके दोनों एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे, कास्ट इन इक्वालिटीज, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। जेंडर एंड रिलीजन डिफरेंसेस तो हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता ही है, लेकिन जब हम कास्ट की बात करते हैं तो वो हमें इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो हम जब इंडिया की बात करते हैं तो जेंडर एंड रिलीजन की तरह कास्ट डिवीजन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ हर एक सोसाइटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर में कुछ ना कुछ तरह की सोशल इनइक्वालिटीज तो देखने को मिलती ही है। जिससे जेंडर को अगर हम पॉलिटिक्स में इंक्लूड करते हैं तो हमें पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिले, एंड जब हमने रिलीजन के बारे में देखा तो हमें उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिले। एंड हम जब कास्ट के बारे में देखने वाले हैं तो इसके हमें 2 एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों की कास्ट को जोड़ा जाता था, यानी एक सिलाई का काम करने वाले का लड़का आगे जाकर वही काम करेगा एंड एक मेड का काम करने वाले की लड़की एक मेड ही बनेगी। इस तरह से हम उनके ऊपर ऑक्यूपेशन का थप्पा लगा देते हैं एंड इस तरह थप्पा लगने की वजह से हमने उसके अकॉर्डिंग कास्ट बना दी कि ये कास्ट के लोग टेलरिंग का काम ही करेंगे या मेड का या कपड़े बेचने का एक्सेट्रा। एंड इस तरह से हमारी सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पर हम डिवाइड करने लगे। आज भी हम अगर किसी से मिलते हैं तो वी आस्क देयर सरनेम एंड इसके ऊपर से तो हमारा पूरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी निकल आता है। तो हम जब इंडिया की बात करते हैं तो जेंडर एंड रिलीजन की तरह कास्ट डिवीजन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ हर एक सोसाइटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर में कुछ ना कुछ तरह की सोशल इनइक्वालिटीज तो देखने को मिलती ही है। काफी सारी सोसाइटीज में तो काम धंधा भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन किया जाता है एंड कास्ट सिस्टम इसका एक्सट्रीम फॉर्म हम कह सकते हैं। कास्ट एक तरह का समाज है जो एक जैसा ही काम धंधा करते हैं, शादी भी विद इन कास्ट ही करते हैं एंड दे डू नॉट लाइक टू ईट विद अदर कास्ट ग्रुप्स। दूसरे कास्ट के लोगों से उठना बैठना पसंद नहीं है, उसे हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप। काफी सारी सोसाइटीज में तो ऑक्यूपेशन भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन किया जाता है एंड ये जो कास्ट सिस्टम के विद इन जो जॉब्स वगैरह है वो सदियों से चली आ रही है। ये कास्ट सिस्टम थोड़ा सा सीरियस फॉर्म तब ले लेता है जब कास्ट के आधार पर लोग एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इन आउटकास्ट ग्रुप्स के साथ ये लोग अनटचेबल्स जैसा व्यवहार करते हैं। खुद की कास्ट से दूसरी कास्ट को जब ये लोग नीचा समझते हैं तब इनको आउटकास्ट किया जाता है, उनके साथ बुरा सलूक या भेदभाव किया जाता है एंड इसकी वजह से ये आउटकास्ट ग्रुप वालों को आगे बढ़ने का या प्रोग्रेस करने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि हर जगह से उन्हें तोड़ा मोड़ा जाता था कि भाई तुम्हारे बेटे को पढ़ लिख कर क्या करना है, काम तो उसे भी तुम्हारे ही तरह सिलाई का या मेड का ही तो करना है। तो क्या उन्हें पढ़ने लिखने का या प्रोग्रेस करने का हक नहीं है? उनके लिए कौन लड़ेगा? तो यहाँ एंट्री होती है हमारे सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार नाइकर एक्सेट्रा की। इन सोशल रिफॉर्मर्स ने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जहाँ इन एक्सक्लूडेड आउटकास्ट ग्रुप्स को ऊपर आने का एक प्लेटफॉर्म मिले। एक तो इन सोशल रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स की वजह से और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से इंडिया में कास्ट एंड कास्ट सिस्टम में बदलाव देखने को मिलता है। ये सब जो भी बदलाव देखने को मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन की वजह से कास्ट सिस्टम में ब्रेक डाउन होने लगा, क्योंकि सिटी एरिया में तो कोई ऐसी सोसाइटी नहीं होती जहाँ एक ही कास्ट के लोग रहते हैं।
all type of castes live in one place or society. What is growth of literacy? Education can make a lot of difference. It can change our thinking. Fourth is occupational mobility. पहले के टाइम में हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होता था कि एक ऑटो चलाने वाले का लड़का ऑटो ही चलाएगा या एक प्यून का बेटा प्यून ही बनेगा, पर अब ऐसा नहीं है। एक ऑटो चलाने वाले का बेटा भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। सो ऑक्यूपेशन में हमें मोबिलिटी देखने को मिलती है, एक बदलाव देखने को मिलता है। देन गांव में जमींदारी सिस्टम भी कम हो गई। सो इन सब चीजों की वजह से कास्ट हायरार्की ब्रेक डाउन होने लगी। ज्यादातर ये कास्ट सिस्टम हमें गांव में ज्यादा देखने को मिलती है। अर्बन एरियाज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साइड में बैठा हुआ कौन सी कास्ट का है, या रेस्टोरेंट में तुम्हारे नेक्स्ट टेबल पर बैठा हुआ आदमी कौन सी कास्ट का है। एक तो सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, एंड तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं किया एंड इसे प्रोहिबिट किया, कास्ट सिस्टम को बैन किया। ऐसी कुछ पॉलिसीज भी बनाई जिससे कास्ट सिस्टम को बढ़ावा ना मिले। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम को लेकर इतना बदलाव आ चुका था कि अगर कोई एक सेंचुरी पहले का इंसान अगर इंडिया लौटे तो ये सब बदलाव देखकर तो ही वुड बी ग्रेटली सरप्राइज्ड। हमने देखा कि कास्ट सिस्टम में बदलाव तो आया है, चेंजेस तो देखने को मिले हैं, बट क्या कास्ट सिस्टम इंडिया से गायब हो चुका है? तो नहीं, इट हैज नॉट डिसअपियर्ड। आज भी मोस्ट पीपल प्रिफर टू मैरी विद इन द कास्ट और ट्राइब ओनली। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बावजूद अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कम्प्लीटली बिकॉज इट्स इन अवर रूट्स। फिर चाहे हम कितने भी मॉडर्न या लिटरेट हो चुके हो, कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। जिससे पहले जिस भी कास्ट ग्रुप को एजुकेशन का एक्सेस मिला था, परमिशन मिली थी, वे कास्ट के लोग आज भी मॉडर्न एजुकेशन ले पा रहे हैं एंड ये लोग खुद को एंड अपनी कास्ट के लोगों को बेनिफिट्स दे पा रहे हैं, उन्हें प्रोग्रेस की ओर लेकर जा रहे हैं। एंड ऐसे ग्रुप्स जिनके पास एजुकेशन नहीं था या उन्हें लेने नहीं दिया गया, दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। एंड दैट्स वाई हमें हमारे कंट्री की वेल टू डू अर्बन मिडिल क्लास सोसाइटी में आज भी हमें अपर कास्ट के लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि कास्ट आज भी कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक्ड अप है। जैसे अपर कास्ट के लोग लिव्स इन अ पॉश एरिया ऑफ अ सिटी एंड देयर चिल्ड्रन गो टू द बेस्ट स्कूल्स, वहीं लोअर कास्ट के लोग आज भी स्लम्स में रहते हैं एंड उनके बच्चे गो टू नॉर्मल स्कूल्स। ये टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट किस तरह का रोल प्ले करती है। आगे कम्युनलिज्म में हमने देखा कि सोशल कम्युनिटी का बेस सिर्फ रिलीजन को माना गया था, बट कास्टिज्म में ऐसा माना गया है कि कोई भी समाज का सोशल कम्युनिटी का बेस कास्ट है। इस तरह की थिंकिंग में ऐसा माना गया है कि जो लोग सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं उनकी सोसाइटी के लोगों के इंटरेस्ट सेम होते हैं एंड दूसरे कास्ट के लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है इन पॉलिटिक्स। ये इंडियन आइडल देखा है, उसमें जो भी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिंगर्स तो सभी अच्छे ही होते हैं, तभी तो उन्हें फाइनल 15 या 16 में सिलेक्ट किया गया होता है, राइट? अब एज एन ऑडियंस हम क्या करते हैं, सपोज मैं जिस स्टेट को बिलोंग करती हूँ, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सपोर्ट दैट कंटेस्टेंट। इसमें से कोई महाराष्ट्र, कोई जम्मू कश्मीर, कोई बंगाल, तो कोई आंध्र का कंटेस्टेंट होता है एंड ऑडियंस अपने स्टेट के कंटेस्टेंट को जिताने के इरादे से उसे ही वोट करेगा। सेम इज द केस इन इलेक्शन ऑल्सो। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को उतारती है तो उस इलाके के वोटर्स की कास्ट को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि उन्हें डिफरेंट कास्ट के भी वोट मिले, सो दैट दे कैन विन द इलेक्शन। जब विनिंग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तब ये पार्टीज डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी पार्टी में जगह देती है ताकि वे हर जगह से सेफ रहे एंड हर एक कास्ट एंड ट्राइब का सपोर्ट उन्हें मिलता रहे। वोट के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन जात पात के सेंटिमेंट्स को उकसाते हैं, उन्हें ये एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारी जात का हूँ, मैं तुम्हारी कास्ट का हूँ एंड मैं ही तुम्हारा भला करूंगा। कोई कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो फेमस है टू फेवर एंड सपोर्ट सम कास्ट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पहले के टाइम की बात अलग थी, बट अब जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम आ गया है एंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट की वजह से ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर कंपेल्ड टू टेक द सपोर्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटी एंड कास्ट। पहले जिस कास्ट को इंफीरियर एंड लो माना जाता था उन्हें भी वे लोग अप्रोच करने लगे क्योंकि उनके लिए एक एक वोट कीमती है। इस वन वोट वाले सिस्टम की वजह से इंफीरियर एंड लो मानी जाने वाली कास्ट के लोगों में भी अपने एक वोट के पावर की ताकत का उन्हें अंदाजा आ गया एंड उनमें एक नई जागरूकता जगाई। It brought new consciousness among the people of this caste.
अगर हम इलेक्शन को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये इम्प्रेशन मिलेगी कि इलेक्शन तो सिर्फ जात पात पर ही टिका हुआ है, बट इट्स नॉट ट्रू। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कंट्री के किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में एक सिंगल कास्ट की वजह से क्लियर मेजोरिटी देखने को नहीं मिली। इसका मतलब तो ये है कि हर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट एंड पार्टी को सभी कास्ट एंड कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस जीतना जरूरी है। सेकेंड, कोई भी पार्टी किसी एक कास्ट या कम्युनिटी का वोट नहीं जीतती। कोई अगर कहता है कि ये कास्ट कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का वोट बैंक है, इट मींस कि उस पर्टिकुलर कास्ट के मेजॉरिटी वोट्स उस पर्टिकुलर पार्टी को मिलेंगे। जैसे कुछ डेकेड्स पहले मुंबई में मैक्सिमम महाराष्ट्रियंस के वोट शिवसेना को ही जाते थे, तो वी कैन सी कि महाराष्ट्र में ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग शिवसेना की वोट बैंक है। थर्ड इज, अगर एक इलाके में कोई एक कास्ट डोमिनेट कर रही है तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज वही कास्ट के लोगों को इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़ा कर देगी। तो इस तरह से हम जब वोट देने जाते हैं तो हमें हमारे ही कास्ट के कई कैंडिडेट्स में से चूज करना होता है एंड ऐसे में वोट बढ़ जाता है। जबकि कई वोटर्स के लिए तो अपने कास्ट की कोई चॉइस ही नहीं होती, उनकी कास्ट का कोई भी कैंडिडेट ही नहीं मिलता। फोर्थ इज कि द रूलिंग पार्टी एमपीज या एमएलएस फ्रीक्वेंटली इलेक्शंस हार जाते हैं। तो अगर कंट्री में कास्ट एंड कम्युनिटी के हिसाब से वोट मिलते तो ऐसा कभी नहीं होता, वे कभी नहीं हारते। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सबकी वोटिंग प्रेफरेंसेस बदलती रहती है। इस बार मैंने मेरी कास्ट के कैंडिडेट को वोट किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में उस कैंडिडेट को वोट ना भी करूं, शायद मुझे उसका काम पसंद ना आया हो या दूसरे का ज्यादा पसंद आया हो। ये सब पॉइंट्स प्रूव करते हैं कि इलेक्शंस में कास्ट के बेस पर इलेक्शंस जीते या हारे जाते हैं। तो इसके हिसाब से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट इज इम्पोर्टेंट, वो मैटर तो करता है, पर उससे ज्यादा दूसरे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे पार्टी एंड लीडर्स का परफॉर्मेंस या पॉपुलैरिटी। काफी बार ऐसा देखा गया है कि वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज रादर देन टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। सेम कास्ट या कम्युनिटी के लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। सेम कास्ट के रिच एंड पुअर पीपल या इवन मैन एंड वुमेन ऑफ द सेम कास्ट थिंक डिफरेंटली एंड वोट अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग। प्लस लीडर की पॉपुलैरिटी एक जबरदस्त डिसिसिव फैक्टर माना गया है इलेक्शंस में। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ कास्ट ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती पॉलिटिक्स में, बट पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। यानी कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट इज डोमिनेटेड बाय कास्ट, बट कास्ट के साथ में पॉलिटिक्स की जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अगर तुमने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो आगे तुम्हें पूछेंगे ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण, सारस्वत, गौड़ा, कन्नौज, मैथिली, मोड़, कौन से। तो दीज आर द सब कास्ट ऑफ ब्राह्मण्स। तो पॉलिटिक्स में हर एक लीडर को ये पता होता है कि जहां तक हो सके हमें हमारे कास्ट एंड सब कास्ट को साथ में लेकर चलेंगे तो वी कैन बिकम अ बिगर ग्रुप एंड अ बिगर कास्ट। ऐसा करते वक्त ये लोग उनसे छोटी जात एक्सक्लूडेड कास्ट को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। इनका इरादा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग अपनी कास्ट वालों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाने का, सो दैट दे कैन गेट वोट। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में ये लोग अपने से एकदम अलग कास्ट के लोगों के साथ भी बातचीत करते हैं जो पहले कभी नहीं करते थे, नेगोशिएट भी करते हैं ताकि उनके पास कास्ट का पावर हो एंड अल्टीमेटली वोट का कंफर्मेशन। ऐसा सब करने से हमारे सामने नए ही कास्ट ग्रुप्स बन के आने लगे। अब इन्हें बैकवर्ड या फॉरवर्ड कहा जाने लगा। आजकल बैकवर्ड क्लास के हम सपोर्टर्स है ऐसा अनाउंस कर दिया, यानी कंफर्म है कि उन्हें काफी सारे बैकवर्ड क्लास के वोट मिलेंगे। दीज आर द 3 पॉइंट्स वेयर वी कैन सी हाउ पॉलिटिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कास्ट। जिससे कोई कोई सिचुएशन में ये डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज है, ये जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उन्हें अपने हिस्से की मांग रखने का मौका मिल जाता है। इन कम्युनिटीज को अटेंशन मिलने लगा। ये लीडर्स भले ही अपने वोट के लिए बट इन बैकवर्ड एंड एक्सक्लूडेड कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देने लगे, उनकी भी बातें सुनी जाने लगी। इससे इनको फायदा ये होगा कि इनको अटेंशन मिलेगा, उनकी कम्युनिटी की भी मांगे सुनी जाएगी, उनका भी अपलिफ्टमेंट होगा। तो इस हिसाब से कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से इन डिप्राइव्ड कास्ट जैसे दलित्स या ओबीसी कास्ट को अटेंशन मिलने लगा, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने लगा, उन्हें रिजर्वेशंस मिलने लगे। काफी सारी पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड कर रहे हैं, एजुटेशन कर रहे हैं कि इस तरह की पर्टिकुलर कास्ट के प्रति भेदभाव बंद कर दिया जाए। उन्हें
उन्हें भी डिग्निटी से जीने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी लैंड, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलनी चाहिए। ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट, बट एट द सेम टाइम कास्ट को इस तरह का अटेंशन दिए जाने की वजह से इट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स एज वेल। रिलीजन की तरह ही कास्ट के बेस पर किसी भी इंसान की पहचान डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। कास्ट के इश्यू पर ही अगर पॉलिटिक्स होती रही तो इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन एक्सेट्रा। इस तरह से अगर ये लोग कास्ट पर ही आगे बढ़ते गए तो कोई भी पार्टी डेवलपमेंट, करप्शन या पॉवर्टी जैसे इश्यूज को अपने इलेक्शन जीतने का मुद्दा ही नहीं बनाएगी। वे तो सिर्फ कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के नाम पर ही अपनी वोट बैंक बढ़ाएगी। कोई कास्ट डिवीजन को इतना बढ़ावा देते हैं कि इट लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस, एंड ये तो वायलेंस को इनवाइट करेगा। तो कंट्री का प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? With this, we have come to an end of this lesson. For more videos, like, share and subscribe my channel.